आपका जो बीज टॉपिक चल रहा है उसके अंदर एक नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करना। 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 बीज की जीवन क्षमता को ज्ञात करना, इसमें हम लोग काफी चीजों को देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बार बार इससे प्रश्न आता है। तो थोड़ा सा हेडिंग लगा दीजिए, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है सीड वायबिलिटी। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा पहले बोर्ड पे ध्यान देना, नोट्स आपके बाद में बन जाएंगे। पहले आपकी हेडिंग आई है बीज की, बीज जिंदा है होगा, इसका पता लगाने के लिए कि ये बीज कितना अंकुरित नहीं होगा, इसके अंदर वातावरणीय परिस्थितियां उसके फेवर में नहीं है। कहने का मतलब अब की बार आप जीरे को देख लो, आप लोगों के पास में आपको मालूम है जीरा 600, 700, 800 रुपए केजी आता है 1 केजी, और उसको कोई किसान खेत में बो रहा है लेकिन फिर भी वो जीरा नहीं उग रहा है, तो उसके पीछे टेम्परेचर अब की बार बढ़ा हुआ देखने को मिला। तो उस बीज के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या है टेम्परेचर इतना हाई था कि वो अंकुरित होने के लिए तापमान उपयोगी नहीं है, इस वजह से जीरा जो है उपयोग में नहीं लाया गया। अब आप मुझे बताओ, ये आप लोग यहाँ पे नौकर बैठे हो, काफी लोग जो है देखी होगी, काफी लोग जीरे की अंकुरित होने के लिए जीरे को कितना टेम्परेचर बेटर रहता है? जीरे को अंकुरित होने के लिए कितना बेटर रहता है बताओ? 20 से लेके 25, लगभग आप यहां पे अपने पास में 2 प्रकार के केस आ रहे हैं। एक तो बीज की जीवन क्षमता का पता लगाना, आप एक ऐसा बीज लेके आए, ऊपर तो लिखा हुआ नहीं है ना कि बीज ये एक्सपायर है आप मत ले जाओ, वो बेचने वाला तो बेचेगा। अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए कुछ टेस्ट आते हैं, और टेस्ट सर किए कहाँ जाते हैं, किसान बहुत कम करते हैं, इसको लैब के अंदर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो अपने को क्या मालूम होगा, तो एक लाइन आती है कि बीज की जीवन क्षमता किसे कहते हैं। बीज का जिंदा होना ही बीज की जीवन क्षमता को दर्शाता है, यानी कि बीज के जिंदा होने का प्रमाण ही किसको दर्शाता है, बीज की जीवन क्षमता को। तो इसकी कोई परफेक्टली परिभाषा आपके पास में नहीं है। हमारे से क्या पूछता है, हमारे से पूछता है कि इसके टेस्ट कौन से किए जाते हैं। आगे बात समझ में, तो बीज जिंदा है कि नहीं है इसके बारे में सुनो। सबसे पहले नंबर पे एक टेस्ट आता है जिसका नाम है टेट्राजोलियम परीक्षण। क्या नाम है इसका? टेट्राजोलियम परीक्षण। सबसे ज्यादा बार एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा, इसके बारे में तुम्हें ध्यान होना चाहिए। और आप मान के चलो कि बीज टॉपिक के अंदर ये 5 स्टार क्वेश्चन है कि बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए सबसे उपयोगी, सबसे कारगर, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला कोई टेस्ट है तो वो हमारे पास में कौन सा है? टेट्राजोलियम टेस्ट। क्लियर है क्या? इसमें कुछ ही नहीं होता है, आप लोगों को क्या कर लेना है, ये हमारे पास में कोई एक बीकर या बाल्टी है, उसके अंदर आप लोग पानी भर लीजिएगा और उसके साथ में अपने बीज इसमें डाल देने। बीज डाल दिए, उसके बाद में इसके अंदर एक रसायन डाल दोगे। अगर आप लोगों के पास में जो है इसके अंदर जैसे वो कलर जो है वो रसायन छोड़ेगा, अगर लाल कलर आ जाता है, लाल कलर का फॉर्मेलिन बन जाता है, तो नो डाउट आपका बीज सही है। क्लियर है क्या? तो अपने को सुन लो, सबसे पहले टेट्राजोलियम टेस्ट अपन किसे बोलते हैं। पहली बात है कि इसके अगर अपन अन्य नाम देखेंगे तो एग्जामिनर पूछ लेता है अन्य नाम। टेट्राजोलियम को इन्होंने शॉर्टकट नाम दे दिया टीजेड टेस्ट। क्या नाम दे दिया? टीजेड टेस्ट। क्लियर? और इसी को अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल टेस्ट, या इसको बोलते हैं जैविक परीक्षण। ये हमारे पास में एक चीज तो हो गई, 2 तो इसके नाम है। तीसरी और इंपॉर्टेंट खास बात यह है, सबसे ज्यादा उपयोग में कोई टेस्ट अगर उपयोग में लाया जाता है तो हमारे पास में उस टेस्ट का नाम क्या है?
टेट्राजोलियम टेस्ट। 3 चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया इसके अंदर हम लोग रसायन कौन सा डालते हैं, तो याद रखना 2, 3, 5 ट्राई फिनोइक है ना, टेट्राजोलियम क्लोराइड। इसका एक चीज का ध्यान रखना, आगे अपन गोल्डेक्स भी पढ़ेंगे, सेम टू सेम नाम आएगा, तो उसमें आपने को कंफ्यूज नहीं होना है। होना चाहिए 2,3,5 ट्राई फिनोइल, फिनोइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये एक नाम है किसका, एक रसायन का। 2,3,5 3 हो गए, ट्राई फिनोइक टेट्राजोलियम क्लोराइड, नाम से पता चल रहा है किस क्या रसायन डाला जा रहा है, टेट्राजोलियम क्लोराइड। जैसे आप लोग इस बीजों के अंदर डालोगे तो लाल कलर का एक फॉर्मेलिन, लाल कलर का मतलब आपके सॉल्यूशन बनेगा, तो आपको समझ लेना है कि बीज सही है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अपने से प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं, एक तो उसका नाम आता है 2,3,5 ट्राई फिनोइक टेट्राजोलियम क्लोराइड, फिनोइक फिनोइक अभी देख लेंगे। एक चीज का नाम है, इसका अन्य नाम क्या है, टीजेड टेस्ट, इसको और क्या बोलते हैं, जैविक परीक्षण। सबसे ज्यादा उपयोग में कौन सा लाया जा रहा है, ठीक है, और सबसे ज्यादा आप लोगों के पास में जितना भी हर किताब में देखोगे तो सबसे पहले इस टेस्ट को कोई छोड़ता ही नहीं है। क्लियर है क्या? बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए सबसे पहला टेस्ट किसको द्वारा दिया गया था? सबसे पहले एक व्यक्ति का भी नाम याद करना, एक व्यक्ति जिनका नाम है लोकॉन। क्या नाम है? लोकॉन। लोकॉन ने ये टेस्ट के बारे में सबसे पहले दिया। इन्होंने कहा कि इस प्रकार से आप लोग जो है ये रसायन डाल के इस प्रकार से आप सिस्टम बिठाइए तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस प्रकार का बीज जिंदा है कि नहीं है। तो पहला टेस्ट अपने पास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब अपने पास में जब इसका नाम आ रहा है तो दूसरे नंबर पे हम लोग जो है एक टेस्ट और पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गोल्डेक्स परीक्षण। क्या नाम है इसका? गोल्डेक्स परीक्षण। सेम टू सेम, रसायन बिल्कुल सेम है, 2,3,5 ट्राई फिनोइक टेट्राजोलियम, वहां पे क्या है? क्लोराइड। लेकिन यहां पे अपन लोग जो है क्लोराइड के स्थान पे एक रसायन चेंज कर देते हैं जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। अगर मान लो ये ब्रोमाइड लिखा हुआ आया और तुम इधर टेट्राजोलियम पढ़ रहे हो और जाके टेट्राजोलियम को क्लिक कर दिया तो गलत हो जाएगा उत्तर। ब्रोमाइड जो है वो किसमें उपयोग में लेके आ रहे हैं? गोल्डेक्स टेस्ट में। क्लोराइड जो है वो किसमें उपयोग में लेके आ रहे हैं? टेट्राजोलियम। तो अपने इसके अंदर लिखेंगे कि गोल्डेक्स परीक्षण के अंदर अपन क्या लिखेंगे? यह परीक्षण बिल्कुल टेट्राजोलियम के समान ही है, परंतु इसमें आप लोगों के पास में 2,3,5 ट्राइफिनोइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड जो है क्लोराइड की जगह उपयोग में लाया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलो, अब 2-3 टेस्ट हमारे पास में और रह जाएंगे, उसके बारे में तुम्हें देखना है। सबसे पहले चीज का ध्यान रखना, नंबर 3 पे एक नाम याद रखना है, इंडिगो कार्मीन टेस्ट। इंडिगो कार्मीन टेस्ट, ये ऐसा टेस्ट है आज की तारीख में, यह टेस्ट भारत के अंदर उपयोग में नहीं लाया जाता। भारत के अंदर उपयोग में नहीं लाया जाता। इंडिका गाड़ी भारत में बनना बंद हो गई। बस आगे चलो, 4 नंबर KMnO4। KMnO4 को अपन क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमानेंट। और क्या बोलते हैं? लाल दवाई बोलते हैं। तो 2 नाम इसके अन्य नाम भी आ सकते हैं, तो कि आप लोग डीपी सर के औषधियों के अंदर पढ़ के आ चुके हो। ये टेस्ट है, इसका बताते हैं कि सबसे तेज परिणाम अगर कोई देता है लगभग 5 मिनट के भीतर अगर आप भिगो के रखते हो तो इसके अंदर जो भी देखते हैं वो तो लैब वाले देखते हैं, हमारे को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पढ़ना है कि KMnO4 टेस्ट ये सबसे तेज परिणाम देने वाला टेस्ट है जो बीज की जीवन क्षमता का पता लगा सकता है। क्लियर है क्या? उसके बाद में एक टेस्ट हमारे पास में दलहनी फसलों में स्पेशल नाम आता है, दलहनी फसलों के लिए, जिसका नाम है फेरिक क्लोराइड। क्या नाम है भैया? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट केवल और केवल दलहनी जो पादप है, दलहनी फसलें हैं, उनके बीजों की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। और एक हमारे पास में गाढ़ा बोल देते हैं, GADA, ग्लूटामिक एसिड का इसमें अपघटन होता है। अपने को ज्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ ये नाम याद करना है, GADA टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये भी बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने में उपयोगी है।
अब एक चीज का और तुम्हें ध्यान रखना, दो तुम स्पेशल केस पढ़ते हो, एक तो आता है गर्म जल उपचार और एक आता है आप लोगों के पास में सुगर उपचार। वो बीज की जीवन क्षमता का पता नहीं लगाते, वो तो बीज का जब अपन उपचार करते हैं तो वैसे पता लग जाता है, तो अन्य उपचार के अंदर अपन उनको भी रख लेते हैं। क्या बात पल्ले पड़ी? तो सबसे पहले आप लोग टेट्राजोलियम को लिख दो, टेट्राजोलियम को लिखिए, टेट्राजोलियम के बारे में लिखिए पॉइंट्स। टेट्राजोलियम में लिखिए, लिखो टेट्राजोलियम में लिखिए, सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला टेस्ट, 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 सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला टेस्ट। अन्य नाम इसके लिख दीजिए, टी-जेड टेस्ट व जैविक परीक्षण, टी-जेड टेस्ट व जैविक परीक्षण, टी-जेड टेस्ट व जैविक परीक्षण। आगे लिखो, इस टेस्ट के खोज करता, या सीधा लिख दो खोज करता, लोकॉन। कोष्टक में लिखना 1942। लिखिया। उसके बाद लिखो, इस टेस्ट के लिए, इस टेस्ट के लिए, इस टेस्ट के लिए 2,3,5 ट्राई फिनाइल, 2,3,5 2,3,5 फिनाइल, फिनोइल नहीं, फिनाइल, फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, टेट्राजोलियम क्लोराइड, टू थ्री फाइव ट्राई फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। एट द रेट लिखना था, एक के ऊपर ऐसे जो होता ना, हाँ एट द रेट, 1% मात्रा लिख लिया। 24 से 48 घंटे तक, 24 से 48 घंटे तक बीज को रखा जाता है, 24 से 48 घंटे तक बीज को रखा जाता है। लिख लिया। अगर बीज जीवित है, 2 लाइन नीचे लिख दो, अगर मान लो आपका बीज अच्छी तरीके से जीवित है, जिंदा है, तो भैया लाल रंग का फॉर्मेलिन बनेगा, यानी कि लाल रंग का मिश्रण बनेगा। एक केस, अगर आपका बीज अजीवित है, जिंदे की औकात के अंदर नहीं है, तो भैया रंगहीन फॉर्मेलिन बनेगा। ध्यान रखना, अगर बीज जिंदा नहीं है तो कोई कलर नहीं आएगा, रंगहीन रहेगा। अगर आपका बीज जीवित है तो लाल रंग का फॉर्मेलिन बनेगा। ये 2 चीजें लिख लेना और लाल के नीचे अंडरलाइन कर लेना। ये रही 2 चीजें। क्या बताया इन्होंने?
कोई बात नहीं, अभी लिख तो दो। आगे एक पॉइंट लिखना, थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। यह एक जैव रासायनिक टेस्ट है। इसको सही कर लेना आप। यह एक जैविक तो कहते ही है, यह एक जैव रासायनिक टेस्ट है। तो लिख नहीं रही, नोट्स पढ़े हुए, उसको ऐड करना। ये लाइन नहीं लिख रही मैंने। ओह सॉरी सॉरी, लिखो लिखो। क्यों कालेंद्र, क्या हो गया रे? बिल्कुल बिल्कुल बेटे, कोई बात नहीं। यह एक जैव रासायनिक टेस्ट है। जैव रासायनिक समझते हो? नीचे इंग्लिश भी लिखना चाहो तो लिख लेना, बायोकेमिकल डैश करके लिखना। बायोकेमिकल लिखो बस, खूब है। मैं बायो और केमिकल दोनों ऐड हो गए इसमें, बायोलॉजिकल एंड, हाँ ये तो लिख लिया ना। इसको अपन जो है जैविक टेस्ट के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। दूसरा लिखो गोल्डेक्स टेस्ट। लिखो गोल्डेक्स टेस्ट। हाँ पार्थी जी, यह एक व्यावसायिक टेस्ट है। यह एक व्यावसायिक टेस्ट है। यह एक व्यावसायिक टेस्ट है। इसमें पाउडर का उपयोग किया जाता है, पाउडर ना, इसमें रसायन नहीं डालते, क्या डालते हैं? पाउडर। पाउडर का उपयोग किया जाता है। यह बिल्कुल टेट्राजोलियम टेस्ट के समान है। यह बिल्कुल टेट्राजोलियम टेस्ट के समान है। यह बिल्कुल टेट्राजोलियम टेस्ट के समान है। टेट्राजोलियम टेस्ट के समान है। लिख लिया क्या? परंतु इसमें रसायन, परंतु इसमें रसायन, परंतु इसमें रसायन 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। सेम टू सेम है ऊपर वाला, क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड कर लेना बस।
कितने हो गए तुम्हारे पास में? 2। क्लोराइड की जगह हमने क्या डाल दिया गया? ब्रोमाइड। बिल्कुल कॉपी टू कॉपी। आगे चलो, वो कहां गया वो KMnO4 वाला? ये पढ़ाइए, लिखो KMnO4। हाँ लिख लेंगे, इंडिगो कार्बिन भी लिख दे भैया, जो भी तेरा मन करे। कार्बिन सीधी एक लाइन लिखनी, ये भारत में उपयोग में नहीं लिया जाता है। किसी ने अगर इंडिगो कार्बिन धड़ाधड़ में हेडिंग डाल दी हो तो लिख दे भारत में ये उपयोग में नहीं लाया जाता, वो तो क्या करें। बाकी किसी ने KMnO डाला है तो वो रुके हो, तो क्या करें। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, तो भी तुम लिखना चाहो। लिखो आगे इसमें, सर्वाधिक तेज परिणाम देने वाला टेस्ट, सर्वाधिक तेज परिणाम देने वाला टेस्ट। सर्वाधिक तेज परिणाम देने वाला टेस्ट। कोष्टक में लिख लेना 5 मिनट में। कोष्टक में क्या लिखोगे? 5 मिनट में। हो गया क्या? देखो यह टेस्ट गुणात्मक टेस्ट होता है, यह टेस्ट गुणात्मक टेस्ट होता है। यह टेस्ट अंडरलाइन कर लेना, गुणात्मक टेस्ट में केवल एक ही नाम आया है जिसका नाम क्या है? KMnO4। हाँ ठीक। अब जिसने इंडिगो कार्बिन नहीं लिखा था वो वापस लिख लेना। जो ये करके बैठे थे इंडिगो कार्बिन वापस लिख लो, भारत में उपयोग में नहीं लाया जाता, भारत में उपयोग में नहीं लाया जाता है। लिख लिया क्या? ओके आगे चलो। लिखो फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। लिखो दलहनी फसलों में उपयोगी, या दलहनी फसलों के बीजों में उपयोगी टेस्ट। और शब्द किसने दिया था? हॉर्डिन ने। शब्द है एक व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर हॉर्डिन या हार्डिन, एक ही बात। लिख लीजिएगा फटाफट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा उपयोगी है, और ये जो टेस्ट है वो जो है आप लोगों को किसने दिया है? उसके बाद में ये सब दिया था हॉर्डिन ने। क्लियर? ये दलहनी फसलों के बीजों के अंदर उपयोगी है। उसके बाद में लिखो GADA, गाड़ा, GADA। इसमें ए का मतलब क्या लिखा है? एक्टिविटी। GADA ग्लूटामिक एसिड, नाम से वैसे पता चल रहा है GADA का पूरा नाम है ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, यानी कि इसका डी कार्बोक्सिलेज होगा, ये टूटेगा तब जाके इसके कुछ परिणाम आएंगे। उसका भी अपन प्रयोग जो है वो बीज की जीवन क्षमता में लगाने में कर सकते हैं। लिख लिया क्या? तो ऐसे लिखने के बाद मैं टेढ़ी गर्दन करके तीतर की तरह मैं देख रहा हूँ, पढ़ ले चुपचाप। आगे पॉइंट लिखो एक। नेक्स्ट, ये तो पूरे हो गए।
गाढ़ा, अच्छा गाढ़ा के अंदर वैसे नाम से पता लग रहा है, अगर कोई लिखना चाहता है तो इसमें लिख लो, इसमें ग्लूटामिक एसिड का अपघटन होता है। और क्या बोलते हैं, नाम से मालूम लग रहा है, इसमें ग्लूटामिक एसिड का अपघटन होता है। नीचे हेडिंग लगाओ, बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। बीज अंकुरण को हालांकि थोड़ा पहले लिख रखा है, बाकी को ज्यादा लोड नहीं लेना, 4 अक्षर ही लिखाऊंगा। बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। बीज अंकुरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक। बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखा क्या? ए फॉर एप्पल यानी कि 1 नंबर लिखो, लिखो नमी। नमी लिखो, नमी। नमी लिखा? नमी को इंग्लिश में बोलते हैं मॉइस्चर, समझ आई बात? डैश करके आगे लिखो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? नमी, जो मैं पहले लिखा चुका हूं। दूसरे नंबर पे लिखो सीड वायबिलिटी, बीज जीवितता। सीड वायबिलिटी, बीज जीवितता, यह दूसरा कारक। अगर बीज जिंदा ही नहीं होगा तो बीज अंकुरण कैसे करेगा? 2 कारक हो गए। यह प्रश्न आने की गुंजाइश है, क्योंकि अभी तुमने देखे होंगे पेपरों के अंदर। तीसरे नंबर पे लिखो O2, ऑक्सीजन। पहले नंबर पे तो क्या लिख लिया? नमी। दूसरे नंबर पे क्या लिख लिया? सीड वायबिलिटी यानी कि बीज की जीवितता। तीसरे नंबर पे लिख दो O2। O2 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। लिखा? तीसरे नंबर पे लिखो टेम्परेचर यानी कि तापमान। टेम्परेचर यानी कि तापमान। चौथे नंबर पे लिखो प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश यानी कि लाइट। इसके कोष्टक में लिखना सबसे कम महत्वपूर्ण घटक या सबसे कम महत्वपूर्ण कारक। लाइट नहीं होगी तो ये आराम से हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कौन सा पौधा था जिसको लाइट चाहिए? तंबाकू। भूल गई? ऐसे कैसे लिखा ही नहीं तुम्हारे को? नहीं, नए बैच के अंदर ये नहीं लिखा रखा क्या तंबाकू के पौधे को अंकुरण होने के लिए लाल प्रकाश की आवश्यकता होती है? फिर लिखा था ना, तो फिर क्या ऐसे तुम ऐसे मुंह उतार रहे हो? अब इसके अंदर महत्वपूर्ण कारक कौन है? ये सारे कारक जो है वो फैक्टर जो है वो कार्य करते हैं सीड को जर्मिनेट होने में, बीज को अंकुरित होने में, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? नमी। थोड़ा पता होना चाहिए। आर्द्रता का कोई रोल नहीं है, तो रोल किसका है? नमी का। और किसका है? तापमान का। और किसका है? ऑक्सीजन का। और किसका है? लाइट का। और किसका है? बीज की जीवितता यानी कि सीड वायबिलिटी का। कोई समस्या नहीं। सर याद कौन सा करना? याद आपको टेट्राजोलियम ये करके चले जाना, और एक KMNO को, दोनों को इंपोर्टेंट लगा दो। आज तक इनसे बार प्रश्न गया नहीं है, बाकी वाले याद रहे तो ठीक, नहीं तो भाड़ में जाए। ये अपने पर कंफर्म होना जाना चाहिए। ठीक है, सीड इंडेक्स वगैरह ये नहीं लिखा है तुम्हारे को? जेनेटिक्स, फिजिकल प्योरिटी, आइसोलेशन, डिस्टेंस, रोगिंग छोड़ दो, होगी ना? नहीं बेटा नहीं होगी, फालतू में।
पता नहीं क्या पीछे तुम्हारे क्या क्या बच के लेना। अभी तो एक तो सीड इंडेक्स पड़ा है, ये तो टेस्ट वेट पड़े हैं, दो तो वो पड़े हैं, एक तो पृथक्करण दूरी पड़ी है। हाँ ले इधर लो, शब्दावली भी चली रही थी, शब्दावली के अंदर तो घूम रहे हैं। शब्दावली है तो उसके बाद में अभी सीड इंडेक्स लिख दो, आप हेडिंग लगा दो सीड इंडेक्स। तुम्हारे को सारा करा रखा है ना लास्ट में। क्या है? कौन सा रोग बाजरा की बाली में पत्तीनुमा संरचना को, हाँ इसमें टारगेट नहीं होगा, ये तो कहाँ से उत्तर आ गए। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई का तो अपने जैसे बनाते हैं ना। नहीं ये पूनम ने भी कहीं से लिया होगा, बाकी पूनम ने कोई पैदा थोड़ी किया है। चलिए हेडिंग लगा दो, आगे कुछ बातें और लिखिए फटाफट। बेटे लगेगी, पूरी लगेगी, 11 बजे वो नहीं, लिखो सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स इसको कहते हैं बीज सूचकांक। लिखो बीज सूचकांक, लिखो बीज सूचकांक। स से सीड, स से 100 बीजों का भार क्या कहलाता है? बिल्कुल 100 बीजों का भार क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स। सीधी लाइन आती है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। उसके बाद में लिखो टेस्ट वेट, परीक्षण भार। परीक्षण भार के अंदर लिखो 1000 दानों का वजन। बीज लिख दे या दाना लिख देते, इच्छा है। क्या कहलाता है आप लोगों के पास में? टेस्ट वेट। एग्जाम्पल 3-4 लिख सकते हो आप लोग। एक तरफ तो लिख दो फसल, एक तरफ आप लोग लिख दो TW, टेस्ट वेट। जैसे कि हमारे पास में सबसे पहले नंबर पे आ गया क्या? गेहूं। गेहूं में लगभग कितना? 40 ग्राम, 1000 दानों का वजन। गेहूं के अंदर गेहूं का ही खरपतवार है जिसका नाम क्या है? गेहूं सा फसल नहीं है, खरपतवार है। इसका केवल और केवल कितना रह जाता है? 2, बिल्कुल 2। उसके बाद में हमारे पास में एक आता है चावल। चावल का कितना है? 25 ग्राम। एक आता है हमारे पास में बासमती चावल, तो यह आया था आपके जेट के अंदर 21 ग्राम ओनली। स्टार प्रश्न है, सुपरवाइजर पे वापसी नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में एक आ जाता है बाजरा। बाजरा का है केवल 5 से लेके 7 ग्राम। मूंगफली, कोई चना लगभग 200 से लेके 250 ग्राम। मक्का का भी सेम ही है, बड़े दाने हैं तो इतना भार हो ही जाएगा। और कौन सी फसल स्पेशल केस में रह जाती है? जो का लगभग 35-40 ही है। पैंतीस से 40 सबका अपना अलग अलग है, दुनिया भर के पड़े हैं। तुम 5-10 एग्जाम्पल याद कर सकते हो। सूरजमुखी में अंकुरण कौन सा चलता है? बोलो। हाइपोजेल? मुझे तो मालूम नहीं ना। सरसों में कौन सा अंकुरण है?
तो बैठो ना, बोलो स्वरूप बेटे बोलो। हाँ सर क्या देख के क्या बताया, क्या खाएगा क्या कमाएगा, तभी तो आ नहीं रहे। हो गया क्या, आगे बढ़े। लिखो मॉडल पौधा। हाँ मॉडल, इसको लिखो एडियोटाइप। सूचक पौधा नहीं है, मॉडल पौधा है। मॉडल पौधा, मॉडल किसे बोलते हैं? हीरोइन को जो कटे फटे कपड़े पहनेंगी लड़कियां, उनको कॉपी कर लेती है, वो पौधे। हाँ शाहरुख खान तो चड्डी पहनता है ना। चलो मॉडल पौधा, एडियोटाइप। ये शब्द जो दिया था वो दिया था डोनाल्ड ने। एक शब्द जिसको किसने दिया है? डोनाल्ड ने। वह सर्वश्रेष्ठ पौधा, सर्वश्रेष्ठ ऐसे लिखते ना, यस। जिसके आधार पे उपज की अपन कल्पना कर सकते हैं, उपज का अनुमान लगाया जाता है, उपज का परिकल्पना की जाती है, अनुमान लगाया जाता है। उपज की कल्पना की जाती है, जैसे कि जीरे का एक डांक, मारवाड़ी में डांक ले ली, डांक लेन देखेगा आज तो जीरो ये में 8-10 बोरी दूतरेला पक्को, वो है एडियोटाइप मॉडल पौधा। वह सर्वश्रेष्ठ पौधा जिसके आधार पे उपज की कल्पना की जाती है कि आपके खेत के अंदर 1 हेक्टेयर के अंदर 10 या 12 बोरी आपकी बार जीरा हो सकता है, पौधे अच्छे लग रहे हैं। लिखो लिखो फटाफट लिखते जाओ। लिख लिया क्या? नहीं। तो बेटे जल्दी लिखो। क्या हुआ? अभी तो टाइम बहुत पड़ा है भाई साहब, तो फिर क्या चाहिए? बोले तुम बोरिंग हो, क्या फर्क पड़ता है। आगे लिखो, चले। देखो कटाई सूचकांक, ये सारे के सारे इसमें ही बिंदु माने जाएंगे। कटाई सूचकांक, हार्वेस्ट इंडेक्स, शॉर्टकट में इसको कहा जाता है HI। पौधे से प्राप्त होने वाली आर्थिक एवं जैविक उपज के अनुपात को ही अपन क्या बोलते हैं? कटाई सूचकांक कहते हैं। कटाई क्या कहते हैं? सूचकांक कहते हैं। इसका सूत्र भी आता है, आर्थिक उपज बट्टे जैविक उपज इंटू 100। जैविक उपज, आर्थिक उपज में केवल बीज का भार होगा, इसमें केवल और केवल बीज का भार ही इंक्लूड किया जाएगा। इसमें बीज प्लस भूसा या चारा दोनों का वजन इंक्लूड होगा, इंटू 100। ये सीधे सीधे फॉर्मूले भी आ सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। और ये भी शब्द किसने दिया है? डोनाल्ड ने। सबसे कम कटाई सूचकांक दलहनी फसलों का होता है। किसका होता है भैया?
दलहनी फसलों के अंदर चना, मटर, मसूर सारी लोग आ गई, अरहर वगैरह सारी का होता है। सबसे कम कटाई सूचकांक सबसे कम दलहनी फसलों का ही होता है। उसमें भी सबसे कम किसका होता है, स्टार लगा देना, अरहर का। इंपोर्टेंट, एक दाल जिसका नाम क्या है, अरहर। अरहर का जो HI परसेंटेज होगा वो केवल और केवल कितना है भैया, 19। और एक हमारे पास में जो गेहूं है, गेहूं का है 40। ये दोनों प्रश्न आ रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस बारे में। लिखो फटाफट, है ना। तेरे दोस्त नहीं है ये पिंकू, बहुत बढ़िया बात। सबसे कम कटाई सूचकांक किसका होता है, होता क्या है, ये बात की बातें हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तब थोड़ा थोड़ा तुम्हें मालूम लगेगा। अरहर एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर दाना तो कम निकलेगा, कचरा बहुत निकलता है, तो उसमें हमें क्या मतलब, लिखते जाओ। कटाई सूचकांक सब समझ में आ गया। शॉर्टकट में HI भी लिखा हुआ आ सकता है, हार्वेस्ट इंडेक्स जिसे अपन कहते हैं। बाजरे वाला परीक्षण बाहर आ चुका है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। लिख लिया, चले आगे। देखो अंकुरण प्रतिशत, कुल बोए गए बीजों की संख्या उसमें से आपके अंकुरित कितने बीज हुए, बीजों की संख्या इंटू 100, ये भी लिख लो सामने। उसके बाद में है शुद्धता प्रतिशत, प्योरिटी परसेंटेज। कुल उपयोग में लाए गए बीजों की संख्या, उसमें से शुद्ध कितने हैं, शुद्ध बीजों की संख्या इंटू 100। फटाफट क्या हुआ, लिख दो फटाफट फटाफट, है जाओ, मैं मना नहीं कर, जाओ। अब आपकी एक है वास्तविक मूल्य, हाँ GP भी लिखा हो दिया था। हाँ ये तो वास्तविक मूल्य लिखा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊँ। एक यार वास्तविक मूल्य की आपको परिभाषा पिछली बार लिखाई थी, थोड़ा सिस्टम में समझ, कितने सारे पड़े। हाँ सही है आपका, रोगिंग भी लिखा दे, अभी ऑफ टाइप भी लिखा दे, पर उसमें है कहाँ, हाँ है पड़े।
इम्प्योरिटी डोकेज। एक लिख दो अशुद्धता, एक नया लिख दो अशुद्धता, सेम टू सेम इसी की तरह। भाई शुद्धता लिख लिया, अशुद्धता लिख लो। मेरे को तो बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अशुद्धता आपको इधर आगे अ लगा दिया। नहीं नहीं करो, तुम लिखो, हेडिंग लगाओ अशुद्धता, इनप्योरिटी। देखो ये अशुद्धता हो गई है ना। कुल उपयोग में लाई गई बीजों की संख्या, उसमें से अशुद्ध कितने बीज हैं, अशुद्ध बीजों की संख्या। ये लो, बढ़िया। इतना मोटा लिखने से क्या फायदा। नहीं नहीं बेटे, तो वो तुम्हारी गलती है ना। लिख ले चुपचाप हो। नहीं माइक क्यों बंद होगा। मैं तो क्या है वो क्या बोलते हैं, सातम के दिन किसी को गाली देता ही नहीं। हो गया क्या, अशुद्ध और शुद्ध दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो कम लिखा दिया। पहली बार लिखा है तुम्हारे को। हो गया क्या, ठीक है। नहीं सर है ना, अशुद्ध अशुद्ध हो जाता है इसमें। लिखो। उसके बाद में हमारे पास में थोड़ा सा आपको स्थिरता लेनी है, क्योंकि वास्तविक मूल्य से प्रश्न आते हैं, तो वास्तविक मूल्य हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ ही नहीं है, कुल बीज ऊपर हो। ये तो प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। मान के चलो कोई एक ऐसा किसान है जिसने 100 ग्राम बीज उपयोग में लिए, 100 ग्राम में से 50 ग्राम बीज ऐसे थे जो शुद्ध निकले, तो मुझे बताओ इसका शुद्धता प्रतिशत कितना है। अच्छा, एक किसान है जिसने 100 ग्राम बीज लिए, उसमें से 50 ग्राम बीज कितने क्या निकले, शुद्ध। तो बताओ इसका शुद्धता प्रतिशत कितना है। देखो कितने होशियार लोग हैं, बड़ा इजी है। अपने कुल बीज कितने लिए, 100, शुद्ध कितने थे 50 इंटू क्या है, कितने होशियार लोग देखो। पर अब की बार है ना, अब की बार मैं क्वेश्चन दूंगा, उसका ध्यान रखना। लिखो, लिखो प्योर लाइन, रियल वैल्यू, या लिखो वास्तविक मान। वास्तविक मान को नहीं लिखेंगे, वास्तविक मूल्य लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, RI या RV आप लोग ले सकते हो, रियल वैल्यू। इसका सूत्र लिख लेना RV का, शुद्धता प्रतिशत, या कुछ भी लिखो, अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटे 100, ये लिखो। उसके बाद में एक क्वेश्चन डालना, काटा पीटी वाली। मेरी मैथ बड़ी कमजोर है, लेकिन तुम बड़ी मैथ में होशियार हो, तुम लोग करना है ना। आपकी अगर कमजोर है तो एग्रीकल्चर लेनी नहीं थी आपको, आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो सीधे कोई आर्ट से लो सीधे। चलो इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, इतना लिखना क्या, 2 अक्षर है, अंकुरण शुद्धता बटे 100 लिखो। जस्ट शॉर्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो, शुद्धता प्रतिशत 80%, अंक तू कर, सेम टू सेम, ऐसा तो हो नहीं सकता।
दाढ़ी तुम्हें आ रहा उधर है ना, क्या लिखा तुमने, कितना लिखा, 80%। लिखो अंकुरण प्रतिशत 90%, इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। हाँ बता, धाड़ी धाड़ी आड़ा, अरे मैंने लिखा ही नहीं किसी को ही। शुद्धता प्रतिशत तो है आप लोगों के पास में 80 और अंकुरण है 90, तो बताओ इसका वास्तविक मूल्य कितना होगा। 40, 72, लिखो लिखो क्या क्या उत्तर आए, आराम से काटो पीटो। इसके उत्तर है 22 है क्या, 22 है, कोई बात नहीं, करो करो, भले ठोके ठोके गलती कर लेगी, इससे ना क्या हो जाएगा। सीधा उत्तर है, किसका किसका बेहतर उत्तर आया है, सबका बेहतर आया ना, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। बेहतर जिसका उत्तर आया बिल्कुल करेक्ट। आधों ने तो छाप लिया, एक नोट डालो, नोट, इसका करेक्ट उत्तर है भैया बेहतर। अंकुरण प्रतिशत आपको कितना बताया था, 80, 90, 90 इंटू 80/100, बेहतर। लिखो आगे नोट, झंझट मारी खत्म करो। देखो नोट, एक अच्छे बीज का इंपॉर्टेंट लाइन है, आनी चाहिए, याद रखना। एक अच्छे बीज का वास्तविक मूल्य, एक अच्छे बीज का वास्तविक मूल्य, एक अच्छे बीज का वास्तविक मूल्य 75% से कम नहीं होना चाहिए। एक अच्छे बीज का वास्तविक मूल्य 75% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 72 है तो फिर ये अच्छा बीज नहीं है। हो गया क्या, ठीक है, तभी तो लिखा ही तुम्हारे को, ये प्रश्न आता है। एक अच्छे बीज का आया हुआ भी है, स्टार लगा दीजिएगा इसको। एक अच्छे बीज का वास्तविक मूल्य कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, 75। अब आप लोग वापिस हेडिंग लगाओ अंकुरण प्रतिशत, टेबल बनेगी भैया फसलों को लिए, नहीं तो फिर अंकुरण प्रतिशत हेडिंग लगा दो, लगाओ हेडिंग लगाओ, अंकुरण प्रतिशत। काफी लंबा चौड़ा पड़ा ये अंकुरण, नहीं 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 नहीं, आज तो लफड़ा है। अंकुरण प्रतिशत, वो बोले तो आप आए नहीं तो आज पूरा ही कर लेते आज तो। अंकुरण प्रतिशत देखो, आप लोगों को एक तरफ तो लिखनी है फसलें, जिसके लिख रखी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाएंगे वो भी ध्यान रखना, और एक तरफ हमारे पास में लिख लेना है अंकुरण प्रतिशत। बीज कंप्लीट तो कहां होगा मुन्ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है ये तो। सबसे पहले नंबर पे तो लिख दो मक्का। मक्का के अंदर अंकुरण प्रतिशत चलता है 90 से लेके 95 के आसपास। फिर अपना आ जाते हैं आपका धान, धान इसमें है ना, गेहूं, एक मिनट, अभी क्या है कि एग्जाम खूब है इसमें, धान इसमें नहीं, इसमें जो रैपसीड, नाम इतने सारे पढ़े हैं कि सारे तो याद नहीं हो सकते, पर तुम्हें एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा तो बहुत सारे हो गए। चना, रैपसीड बता देंगे, रैपसीड क्या है। तारा मीरा का नाम सुना है, तो सारे इसमें ही आते हैं। 85, हाँ चना आ गया ना यहाँ पे। 85, 65 इसमें नहीं, 65 आता है आप लोगों के पास में मालवेसी जो है ना, भिंडी और कपास, उन दोनों में आता है। रैपसीड का मतलब हो गया तारा मीरा है,
और भी कुछ जो सरसों से संबंधित जितने भी परिवार से है वो जो है आपके इसके अंदर रहेंगे। ज्वार, धान, अलसी, तिल। ज्वार, धान, अलसी, तिल। इतने सारे नाम कहां, सनई और रिजका। इसमें 80। नंबर 4 बहुत है इसमें। बाजरा, अरहर, मूंग, मटर, चवला, राजमा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो लगा देंगे, हर बार लिखवाते हैं शॉर्टकट में। अब की बार थोड़ा लेंथली टाइम पड़ा है, इस वजह से कुछ अपने एग्जाम्पल कुछ और भी टीचर्स वगैरह लिखाते रहते हैं किताबों के अंदर, वो भी लिखवा देते हैं ताकि कोई लफड़ा नहीं रहे। जो जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर एक तो मक्का का नाम आता है और आप लोगों को यही याद करना है, अनाज वाली फसलें। मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, ग्वार। ओहो ये तो ज्यादा ही आ गया। मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, ग्वार, टमाटर, बैंगन, प्याज, पत्ता गोभी। ये हमारी फसलें नहीं है, करण जी लिखवा देंगे आपको स्पेशल। मूली, पालक, ढेंचा, इतने सारे तो नाम में हम तो पहली बार यही लिखा देते, मूंगफली और सोयाबीन। मूली, पालक और ढेंचा। अब भाई क्या बोले, तुम बोल के ट्राई करना, मजा ही आ जाएगा भाई साहब। ले मौज कर दी बेटे। वो पीछे बोला बाप सु मजा कौन कर, बाप सु। उड़द, भिंडी, फूल गोभी, करेला, लौकी, धनिया। फूल गोभी, लौकी, पत्ता गोभी ऊपर गया। देखो सारे तो मेरे खुद को याद नहीं, क्योंकि हमें ऑर्टी वाले तो मैं कभी जिंदगी में याद क्यों करूं। तो बेटे लिखने पड़ेंगे राजे। गलती तेरी नहीं है। अब दाना ले, दाना। हाँ जी, अभी आ रहा है ना कपास। साठ से 65 लिखते हैं। हाँ जी, कपास, भिंडी। कहाँ भिंडी है, अरे यार ये रुक रुक, सही सही है। सूरजमुखी, टमाटर किसमें, तरबूज, गाजर। अब इतने सारे नाम यार को थोड़ी याद होते हैं। मिर्ची, चुकंदर, पपीता, कुकुरबिट्स। मिर्ची, दूध इसमें ही है ना। चुकंदर, कुकुरबिटस, सब सेम नहीं, थोड़ा तपानी पड़ती है। बाकी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। किससे याद होता है, याद तो किससे होता ही नहीं है ना। है? पक्का नहीं, देखेंगे इसके बारे में। कुकुरबिट्स और खीरा और कद्दू। रुको इमला रुक जा। खीरा और कद्दू ये आ गया 60 पे। अब ये नाम ज्यादा ही हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, इसमें आप लोगों के पास में अब बता क्या किस में क्या सिस्टम। एक तो जई आपके नहीं आया, ठीक है। हाँ, आपका एक करेक्शन बताओ। उड़द, उड़द में क्या बताया इन्होंने, 75।
आपने किया है 65 में। नहीं नहीं, गलत वाला तो कुछ नहीं। 76 के बाद में बेटा 65 ही आता है बच्चे, है ना। उधर जा, उधर अपनी बुक लिया इधर। टॉपिक बाकी हमारे जो एग्रोनॉमी में हम लिखाते हैं ना, सिर्फ और शॉर्टकट करके इतना लिखवा के फ्री कर देते हैं, ज्यादा नहीं हम नहीं लिखवाते हैं ना। हम हॉर्टी की कोई क्रॉप लेते हैं एक केस। दूसरी बड़ी बात है कपास और भिंडी 60-65 करके 60 और 65 इन्होंने और डीपली कर दिया, इस वजह से तुम्हें सारे लिखवाए गए। तुम्हारा इच्छा हो तुम वो पढ़ना, नहीं तो मैं स्टार लगा देता हूँ, वो तो पढ़ ही लेना भाई। जो है पहले एक मक्का याद कर लेना, और दूसरे नंबर वाले और तीसरे नंबर वाले, तीसरे नंबर में क्या याद करना वो भी देख लो। एक तो मक्का को इंपोर्टेंट लगा दो, ठीक है। और एक हमारे पास में आ जाता है कपास, नहीं लिखा, चलो लिख लो आराम से, खुले खुले लिख लो। इसमें तो मिलेगा अंदर ही होगी, टाइम लगेगा। थोड़ा तुम सांस वास ले लो थोड़ी। तो कुछ और कुछ लेने का मूड है क्या? तो और दो की बार सिट्टा बेटा पी के आ जा भाई। नहीं नहीं बेटे, पाप लगेगा मुझे बहुत ज्यादा ही। थोड़ा सा एक पॉइंट लिखना। आप लोगों ने लिखा ना, जंगली जई एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर तीनों प्रकार की सुषुप्तताएं पाई जाती है। उसकी कॉस्ट में देखो, इसकी खोज करता कौन है? थ्रोस्टन। जंगली जई के अंदर तीनों प्रकार की सुषुप्त कालिकाएं पाई जाती है, ये बंदा बताने वाला था थ्रोस्टन, जिसको 1959 के अंदर इसने आइसोलेट कर लिया था। इसका नाम लिख लेना, काफी फेमस नाम इसका। आवाज थोड़ी कम करिएगा भैया। वो नहीं मिली बुक, ठीक है। एक करेक्शन मिला रहना, इसमें है नहीं किताब में। लास्ट में आपने कहाँ तक लिख लिया? टाइम किसके हो गया? सर तो लेट आएंगे बहुत ज्यादा। 1 घंटे की तो क्लास हुई, 1 घंटा 4 मिनट। सही बता? नहीं 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 है, 3-4 दिन की एक साथ ही कर। 1 मिनट वही क्या सर कर रहे हो? पाप लगेगा भैया, अब कौन सा मेहनत कर रहा तुम्हें मालूम नहीं। एक बार आप सुनो, सबसे पहले एक तो अपने पास में मक्का को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा,
ज्वार और धान को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, बाजरा और अरहर को थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, पढ़ना क्या क्या पड़ेगा वो देख लीजिए, ठीक है। कपास और सूरजमुखी को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, भिंडी को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, मूंगफली और सोयाबीन को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। अगर पीछे बचा क्या है, मैंने कोई भी हॉर्टी क्रॉप नहीं कही आपको। अब एक चीज का ध्यान आप लोगों को ये रखना है कि भैया रैपसीड होता क्या है। रैपसीड के अंदर आप लोगों के पास में जितनी भी सरसों परिवार हैं, चाहे वो काली सरसों हो, चाहे वो भूरी सरसों हो, चाहे वो पहाड़ी सरसों हो, चाहे वो तारा मीरा हो, कोई भी प्रकार का सरसों से संबंधित कोई भी परिवार है, तो उन सबको हम लोग किस में रख देते हैं, आप लोगों के रैपसीड के अंदर, ठीक है। अब आप लोगों को ज्यादा प्रेशर में नहीं आना है, आप लोगों को एक क्वेश्चन लगा देने हैं, कुछ अपने नंबरिकल क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में तुम्हारी ये पर छुट्टी कर दी जाएगी। तो तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, फिर वो कॉपी लो आपके जो करा रखे हैं वही सेम इनको ही दे देते हैं, ताकि क्या है ये उत्तर ना देख लें इनको। पहले तो आप लोग इसके क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डालो आप लोगों, लिखो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। लगाओ हेडिंग लगा, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे। देखो कुल बीजों की संख्या 400, कुल बीजों की संख्या 400, कुल बीजों की संख्या 400, अंकुरित बीजों की संख्या 360, अंकुरित बीजों की संख्या 360 लिख लिया। उसके बाद में लिख लीजिएगा कुल बीजों का भार, कुल बीजों का भार 400, कुल बीजों का भार 400, शुद्ध बीजों का भार 360, शुद्ध बीजों का भार 360। अब आपको इसका क्या ज्ञात करना है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। आराम से कीजिए। आपके पास में कुल बीजों का भार आपको 400 दिया जा रहा है, उसमें से अंकुरित बीजों की संख्या 360 है, वापिस कुल बीजों का भार 400 दिया जा रहा है, उसके अंदर शुद्ध बीजों की संख्या 360 है। अब आपको वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है इन दोनों का, दोनों का मतलब वो तुम समझदार हो। वास्तविक मूल्य कैसे निकलता है, फॉर्मूला आपके पास में कॉपी में है, मैं भी बता देता हूं किस प्रकार से है। भैया रियल वैल्यू को प्योर लाइन भी काट सकते हैं, PL भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब आप लोग कीजिए इसको, हम कुछ नहीं जानते, रफ कॉपी में करके फेयर में आ सकते हो, या कोई धुरंधर आदमी होगा मैथ का तो वो तो मैथ में ही कर सकता है, उधर ही सीधा ही कीजिए, कीजिए फटाफट कीजिए। कोई किसी की नकल नहीं करेगा, सब लोग यहाँ पे कमजोर है, सब लोग ठोठे ठोठे। क्यों भैया कर दो, क्या 400 लिखे बटा कर दिया, कुछ काम की ना आर्थिक, करो करो सब करो, सबकी
सबसे पहले आप लोगों को क्या ज्ञात करना था? वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य में पहले मैंने बोला है कुल बीजों की संख्या 400, उसके बाद में अंकुरित बीजों की संख्या 320, उसके बाद में कुल बीजों का भार 200 ग्राम, उसके बाद में लिखो डोकेज का भार, लिखो डोकेज का भार 40 ग्राम, डोकेज का भार 40 ग्राम। तो बताओ इसका वास्तविक मूल्य कितना होगा? फटाक से कर लीजिए। क्वेश्चन बड़ा इजी है। हमारे से क्या पूछा जा रहा है? तुम लोग करो, तुम्हारे पास में पहले क्या थोड़ा माइक बंद था। कुल बोए गए बीजों की संख्या, कुल बोए गए बीजों की संख्या हमारे पास में थी 400। भले इसको तुम लोग ग्राम में ले लो। उसके बाद में हमारे पास में ये कह रहा है अंकुरित हुए बीजों की संख्या, हुए बीजों की संख्या अपने को बताना था 320। अब वो वापस कह रहा है कुल बीजों का भार, कुल बीजों का भार वो कहता है 200 ग्राम, और उसके अंदर हमारे पास में डोकेज, डोकेज का मतलब क्या होता है? अशुद्धियां या अशुद्धि। ये हमारे पास में कितना है? 40 ग्राम। तो बताओ इसका वास्तविक मूल्य कितना होगा? करो करो जल्दी करो। कॉपी कॉपी कर भी लिया? वाह, ये छोरी होशियार है ना हमारी। हो गया क्या? क्या उत्तर आया भैया? चलो देखो, अब की बार है ना, तुम मेहनत करके थोड़ा सही करना, कोशिश करना। हर बार हमें क्यों बताए? जिसका आया है वो छोड़ो, मैं चेक करने आ रहा हूं। ये लिख लो तुम्हारे पास में ये प्रश्न। हम बढ़िया साहब, अच्छा 70% निकाल दी, कोई बात नहीं। हाँ भावना जी, आया तेरे? नहीं आया? गणित मेरी तरह कमजोर है क्या तेरी? है तेरे तुलसी? कहीं नहीं बदलना अजय तक तो। हाँ ही दो। चलिए, हो गया क्या? नहीं हुआ? चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए भैया। सबसे पहले अंकुरण प्रतिशत अपन निकालेंगे। तुम भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं। अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत का सूत्र क्या था? कुल बोए गए बीजों की संख्या कितनी? 400। उसमें से अंकुरित हुए बीजों की संख्या कितनी? 320 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, एक जीरो से एक जीरो कैंसल। कितनी बार 4 का पारा बोलूंगी 32 आ जाए? 8 बार। 8 को 10 के साथ में गुणा कर दो, आही। ये हमारे पास में तो क्या आ गया? अंकुरण पर। बड़ा इजी है, जस्ट अभी किया था। उसके तो 360 था, 320 है, ये तो नॉर्मल था। उसके बाद में ये वापिस क्या कह रहा है? कुल बीजों का भार। अब हम निकालेंगे इसकी शुद्धता प्रतिशत। शुद्धता कहां से आ गया कैंडी? अपने पास में क्या आ गया? 200 ग्राम। अब ये यहां से लफड़ा आपके, चलो इधर भी 100 लगा दो पहले से ही। ऊपर क्या होना चाहिए? आधे लोगों ने तो 40 किया होगा। 40 तो कहता है अशुद्धि, यानी कि हमारे पास में कितनी थी? 200। 200 में से अशुद्धि कितनी है? 40। 40 अशुद्धि निकल गई तो पीछे शुद्धि कितनी है? 160। तो भैया यहाँ पे 40 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 160। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लो। 2 का पारा कितनी बार बोलूं कि 16 आ जाए? 8 बार। 8 को वापिस 10 के साथ में गुणा कर लो, तो वापिस क्या आ गया? 80। अब अपने हमारे पास में आ गया अंकुरण प्रतिशत भी 80, शुद्धता प्रतिशत भी 80 बटे 100। एक जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 8 8 ही। बड़ा इजी हो गया, बड़ा बड़ा मस्त पसंद था। चलो और भी करा रखे क्या इनके? और करो रे, और पढ़े बहुत सारे बस। तो समझ गए सारे, आंसर तो नहीं आते हैं, समझ गए।
देखो अंकुरण बीजों की संख्या, ये लास्ट में तुम्हें कसम में करके जाना पड़ेगा। लिखो अंकुरण बीजों की संख्या 800 ग्राम। हाँ 800 ग्राम। $800 ग्राम। क्या लिखा तुमने? अंकुरित बीजों से? क्या अंकुरित बीजों की संख्या 720 ग्राम। 800 ग्राम नहीं, 800 को 720 पे डालो। अंकुरित बीजों की संख्या 720 ग्राम। कुल बीजों की संख्या 800 ग्राम। कुल बीजों की संख्या 800 ग्राम। लिखा? देखो कुल बीजों का भार 900। कुल बीजों का भार 900 ग्राम। कुल बीजों का भार 900 ग्राम। कोई बात नहीं, आराम से ले ले। 900 ग्राम। डोकेज 180। डोकेज लिख दो 180। सेम टू सेम ऊपर वाला प्रश्न है। अब आराम से, किसी की कॉपी कोई ना देखे। कीजिए। आराम से, जितना आपको आ रहा है। पड़ोसियों का कोई नहीं देखे, ये प्रश्न आते हैं। पड़ोसी का देखोगे गलत होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? कितना? 18, बिल्कुल सही। 81? 18। कुछ गड़बड़ हो रहा है, सही बात है, हो भी सकता है ना कुछ गड़बड़। कोई कुछ नहीं बोलेगा। 18 कुछ हद तक सही स्वरूप। तो मुझे मालूम नहीं, कोई अपना आंसर पब्लिक नहीं करेगा, ताकि क्या है, दूसरों का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। वो बोलेगा तो इतना ही होगा, क्यों अपने करे? अपने को आ रहा है तो ठीक है, कॉपी में देखने आ जाओ अगर तुम कहो तो। हाँ बढ़िया साहब, हो गया क्या? हाँ कॉपी बताओ देखे। आंसर बता दो बस, आंसर। आंसर आया नहीं, कॉपी बता दो। वो तो आया बिल्कुल। बोलो बोलो। कितना आ रहा है? बेहतर आ रहा है। इसमें तेरी गलत कैसे क्या है? सही है। किसके उत्तर आए? सबके उत्तर आ गए। हाँ 81 वाले कौन है? 81 1 और 81 1 1 2 और 72 वाले? 72 वाले आगे 3 4 5 7 और 18 वाले। चलो एक मिनट रुको।
देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, आराम से सुन लो। सबसे पहले आपसे कुल बीजों का भार अपने को कितना दिया था, कुल बीजों की संख्या कितनी थी 900। उसमें से हमारे पास में अंकुरित बीजों की संख्या कितनी थी 720। पहले में 800 था क्या, ठीक है ये 800। और उसके बाद में बीजों का भार 900 ग्राम बीजों का भार, और उसके साथ में हमारे पास में 120 180 180 तो क्या था डोकेज। और हमारे पास में इसको निकालना क्या था रियल वैल्यू, बड़ा इजी था। अब सबसे पहले हमारे को निकालना है अंकुरण प्रतिशत। क्या कहता है, कुल बोई गई बीजों की संख्या 800, ऊपर अंकुरित हुई बीजों की संख्या 720 इंटू 100। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो। 8 का पारा कितनी बार बोलूं कि बेहतर आ जाए, 9 बार बोलूं, अगर 8 बार बोलता हूं तो 64 होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे आगे 9 को वापिस नहीं इधर ये सही, इसको काटना था, आगे वाला कट गया। 9 का गुणा 10 के साथ में क्या कितना आ गया 90। एक केस तो हमारे पास, ये तो बड़ा हमेशा मस्त आ जाता है। दूसरा बड़ा इजी है, ये भी है। अपने पास में क्या कह रहा है, कुल बोए गए बीजों का भार 900। अब ये कह रहा है कि इसमें अशुद्धि कितनी है 900 माइनस 180 तो 720। ये ले लो 720 इंटू 100। इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया। अगर यहां पे 800 होता तो उत्तर हमारा क्या जाता 81। क्यों जाता 180 में गलती हो गया भाई साहब, इधर आपको निकालना था। 9 का पारा कितनी बार बोलूं कि बेहतर आ जाए, 9 81 होता है, 8 बार बोलोगे तो बेहतर आ जाएगा। ये 8 ये 80। अब अपने पास दोनों आ गए। तो हमारे को मालूम है कि नीचे हमेशा 100 रखना है, ऊपर हमारे पास में पहले अंकुरण प्रतिशत आ गया और उसके बाद में हमारे पास में शुद्धता प्रतिशत आ गया। इस जीरो से ये जीरो गायब, इस जीरो से ये जीरो गायब, 8 90 बेहतर। और आपके इधर गलत भी कर रखा है, सही कर लेना, ठीक है। ये लो, और भी क्वेश्चन ले लो एक। जैसे तैसे करके 11 बजानी थी, देख लो आप लोग 11 बज गए ना उधर, एकदम परफेक्ट टाइमिंग।